नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को 16 दिन हो रहे हैं। इन 16 दिनों में दुनिया ने इजराइल में हमास का खौफनाक हमला देखा और उसके बाद इजराइल का इंतकाम देख रहा है। बारूदी धमक सुनाई दे रही है और किसी भी वक्त गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो जंग के 16 दिनों की गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों में हमास का हमला, इजराइल का बदला, तबाही और बर्बादी आपको नजर आएगी। हर बदलते दिन के साथ इजराइल और हमास के बीच जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है और इन सबके बीच अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पूरा घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। और इसके बाद सवाल अब यह उठने लगा है कि क्या इजराइल और हमास के बीच जारी जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी। और इसी बीच इस आशंका को बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। वो खबर हम आपको बताएंगे। वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, इजराइल और हमास की जंग का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर पूरा अपडेट आपको मेरे सहयोगी राजेंद्र देव देंगे। ओवर टू यू। धन्यवाद पूजा। बड़ी खबर यह है कि जंग का दायरा बढ़ा है। सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त जंग के मैदान से। सीरिया में इजरायली बॉम्बर्स ने एयर स्ट्राइक की है। यह सबसे ताजा अपडेट। अलेप्पो और दमिश्क में स्ट्राइक की खबर है। यह ताजा अपडेट, ये देखिए आप। यह बड़ी खबर इस वक्त जंग के मैदान से। सीरिया में इजरायली बॉम्बर्स ने एयर स्ट्राइक की है। अलेप्पो और दमिश्क में इजरायली बॉम्बर्स ने बम गिराए हैं। एयर स्ट्राइक सीरिया में इजराइल की। ये बड़ी अपडेट, ये ताजा रिपोर्ट जंग के मैदान से। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे अभिषेक उपाध्याय। तेल अवीव से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आशीष सिंह भी तेल अवीव से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एके सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपसे अपडेट लेंगे। 16 दिन हो चुके हैं। क्या 16 दिन में ग्राउंड जीरो से आपने कोई बड़ा बदलाव वहां पर देखा? पूजा, एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है कि जो अभी आप खबर बता रही थी वो एक सच्चाई है। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने सीरिया पर स्ट्राइक की बात की। सीरिया पर तो स्ट्राइक हुई ही है और साथ में लेबनान बॉर्डर पे जो गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबनान पे स्थिति ये हो गई है कि फुल स्केल लड़ाई जैसी सिचुएशन बन गई है और खुद आईडीएफ के प्रवक्ता ने ये कहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान को एक ऐसे युद्ध में ढकेल रहा है जिसके परिणाम लेबनान के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये आईडीएफ के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। और नॉर्दर्न फ्रंट पर जिस तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस तरह से इजराइल के भीतर अटैक हो रहे हैं और इजराइल जवाब दे रहा है, उससे लेबनान का जो बॉर्डर है, नॉर्थ फ्रंट है, वो एक्टिवेट होता जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया है, वो ईरान की चुनौती को देखते हुए किया है। तो आप देखिए प्लेयर कितने हो रहे हैं। लेबनान एक एक्टिव प्लेयर हो गया है हिजबुल्लाह के चलते। ईरान एक प्लेयर है। अमेरिका का जो पूरा डिप्लॉयमेंट है उसकी रेंज में ईरान है। और एक प्लेयर सीरिया हो गया है। तो इस तरह से इसमें किरदार बढ़ते जा रहे हैं और गाजा पट्टी पर डिप्लॉयमेंट भी इजराइल का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम संक्षेप में कहें तो इसका दायरा काफी विस्तृत होता जा रहा है और संकेत इसी बात के हैं कि ये लड़ाई लंबी और कई सारे बिल्कुल अभिषेक, जंग का दायरा बढ़ रहा है, किरदारों की संख्या बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा ऑपोजिट होती हुई अभी नजर आ रही है। अभिषेक, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। वॉर जोन से एक अपडेट हमें मिल रहा है, राजेंद्र देव बता रहे हैं। बिल्कुल, यहां पे बड़ी अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है इजराइल को। हिजबुल्लाह लगातार वैसे चेता रहा था, लेकिन अब की बार उसकी धमकी बड़ी है। जंग के मैदान से बड़ी खबर। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में सक्रिय है, लेबनान में उसका बेस है, उसने इजराइल को धमकी दी है। बड़ी कार्रवाई की धमकी है और ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। इजराइल को हिजबुल्लाह की धमकी, कह रहा है कि हम भी इस जंग का हिस्सा हैं, बड़ी कार्रवाई करेंगे इजराइल के ऊपर। यह ताजा अपडेट। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का बदला। लेबनान बॉर्डर से मिसाइल फायरिंग का बदला लिया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त किए इजराइल ने। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए इजराइल ने। यह बड़ी अपडेट। हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, लेकिन इजराइल लगातार जो लेबनान बॉर्डर से जो अटैक हो रहा है उसका जवाब दे रहा है। आइए अब आपको सीधा तेल अवीव लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। आशीष,
इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, जहां पर बहुत सारे फॉरेन लीडर्स लगातार पहुंच रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, वहां से सबसे ताज़ा जानकारी क्या है और वहां पर तस्वीरें क्या है? देखिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी तेल अवीव कल आई थी और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। तो बेसिकली अब आप देखेंगे किस तरह से जो एक्सपैंड हो रहा है इजराइल वर्सेस हमास से, अब वो इजराइल 11 वर्सेस पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड, वो अरब वर्ल्ड भी नहीं, इनफैक्ट वो मुस्लिम वर्ल्ड के तौर पर दिख रहा है। लेकिन एक फ़र्क ये है कि जो इजराइल के साथ लोग खड़े हैं वो एक्शन में भी दिख रहा है। वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं, फ़ोन पे बातचीत हो रही है, किसी तरह की मदद की ज़रूरत है वो की जा रही है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ईरान और लेबनान वगैरह अगर आप छोड़ दें तो इजिप्ट की तरफ से या फिर सऊदी की तरफ से, यूएई की तरफ से कोई बहुत डायरेक्ट सपोर्ट फ़लस्तीन को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और विशेष तौर पर गाज़ा पट्टी को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बल्कि वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इजिप्ट में जिस तरह से कायरो में कल एक पीस समिट किया गया जिसमें काफ़ी मुस्लिम वर्ल्ड के, अरब वर्ल्ड के नेता लोग आए थे, वहाँ पर वो मिले। ये दिखा रहा है कि अरब वर्ल्ड चाह रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड चाह रहा है कि किसी तरह से जो इजराइल की स्ट्राइक्स है गाज़ा पट्टी पर वो कम हो या फिर रुके और कम से कम आम नागरिकों की जान न जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के साथ में जो शक्तियां खड़ी हैं वो काफ़ी ताकतवर है। तो अभी अगर हम पूरा सिनारियो देखें तो इजराइल 2 वजहों से आगे बढ़ रहा है। पहला, उन्हें पता है कि ये एक 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन हो सकती है, जैसे भारत में पाकिस्तान प्लस चीन की हम बात करते हैं, वैसे यहाँ पर हिजबुल्लाह प्लस हमास की यह बात है। हालांकि हिजबुल्लाह फ्रंट इतना एक्टिव नहीं है जितना अभी हमास है, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बमबारी शुरू हो गई है। तो इजरायली फोर्सेस का ये कहना है कि वो उसे कंट्रोल में कर लेंगे। एक्टिव ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन धमकी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को दी जा रही है। इजराइल की जीत की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कहना है हिजबुल्लाह का। हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं, जहां पर जरूरत होगी हम वहां पर दखल देंगे। ये हिजबुल्लाह ने देखिए अपना बयान जारी किया और इजराइल को सीधे तौर पर धमकी दी है कि इजराइल की जीत की कोई उम्मीद नहीं है और हम भी इस लड़ाई का हिस्सा हैं। हमें जहां जरूरत लगेगी हम वहां पर दखल देंगे। كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي أن يكون تدخلنا أكبر فسنفعل ذلك. نعم، أنا أقدم نصيحة ولو كانت النصيحة لإسرائيل ومن وراءها. هزمتم شر هزيمة في طوفان الأقصى، اكتفوا بها وتوقفوا حتى لا تكون لكم هزيمة أخرى من خلال المتابعة التي ستتابعونها. لا أمل لديكم بالنصر. तो देखिए, अब इन परिस्थितियों को समझाने के लिए हमने आपके लिए कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं जिसके जरिए आप पूरी सिचुएशन को समझ पाएंगे। फाइनल फाइट जारी है, इजरायली स्ट्राइक, हमास और हिजबुल्लाह, क्या अंतर है, कितने कितने सक्रियता है। देखिए, गाजा पट्टी में सक्रिय है हमास और लेबनान में एक्टिव है हिजबुल्लाह। गाजा में सीधी टक्कर और लेबनान बॉर्डर पर हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। ये दोनों की तरफ से हम आपको बता रहे हैं। हमास के पास देखिए 25,000 आतंकी है और वहीं 60,000 से ज्यादा आतंकी आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह के पास है। मोर्टार, मिसाइल, रॉकेट, ये ताकत जो है ये आपको हमास के पास नजर आएगी, लेकिन 1.5 लाख मिसाइलें ये आपको हिजबुल्लाह के पास नजर आएंगी। तो इस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह के पास क्या है, कितनी सक्रियता है, वो हमने आपको बताया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सिवात सर। सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा सीरिया में अटैक और बार बार कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी से हमास को तबाह करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या आसान है उसे समझना? हाँ बिल्कुल, देखो पूजा, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। उन्होंने मन बना लिया है कि हमास को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, उसको रूट से एक प्रकार से गायब कर देंगे पूरे वर्ल्ड से। और उसके लिए उसने प्लान जो है कि उसने ग्राउंड अटैक करना है, मगर ग्राउंड अटैक जल्दबाजी से नहीं करेंगे, उसके लिए प्लानिंग हो रही है। देखो 2-3 बातें हैं उसके रीज़न है कि ग्राउंड अटैक अभी जा नहीं रहा। पहली बात तो जो दुखती नब्ज है इजराइल की, जो 200 के करीब जो होस्टेजेज हैं वो हमास के पास, उनकी क्लैरिटी नहीं है। अगर वो अंदर जाते हैं तो उनको मारना स्टार्ट कर सकते हैं, वो बैकफुट पा सकते हैं। दूसरा ये है क्योंकि
जो हमास ने वहाँ पर टनल डिफेंसेस बना रखे हैं, उसका जो डिफेंडेड एरियाज हैं वो मल्टी टीयर डिफेंस है, तो लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। इसलिए इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ले रहा है इंफॉर्मेशन, और पहले साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वार, और उसको एक सॉफ्टनिंग अप करा है भाई, जो एयर पावर से स्ट्राइक कर रहा है, आपके आरटी से, मिसाइल से, रॉकेट से, तो जिससे इसका रजिस्टेंस खत्म हो जाए हमास का, और उसके बाद फाइनल असोल्ट होगा। और ये सच्चाई है कि ये हमास को ही नहीं, हिजबुल्लाह को भी खत्म करेंगे। ये आपकी जो एनालिसिस थी पूजा, ये बिल्कुल सक्रिय है कि हमास से ज़्यादा ताकतवर है एक प्रकार हिजबुल्लाह। दोनों को ईरान हेल्प करता है, और हिजबुल्लाह एकदम लड़ाई में आएगा जब ग्राउंड अटैक जाएगा, स्पेशली गाजा पट्टी में। तो ये सच्चाई है, ये दोनों पे। बात सर हम इसे इस तरीके से समझें कि चैलेंजेस हैं इजराइल के सामने, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर क्लियर है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, मेरे सहयोगी राजेंद्र देव वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल पूजा, बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसी चलती जंग के बीच में बयान दिया है। योव गैलेंट, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उनके रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह भारी कीमत चुका रहा है और ये युद्ध हम जीतेंगे, चूंकि ये युद्ध हम पर थोपा है हिजबुल्लाह ने। ये बयान है इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का। उनका दावा है कि इजराइल ये युद्ध जीतेगा। वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है। חיזבאללה החליט להשתתף. אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. אני רואה את ההיערכות של האוגדה במערכי ההגנה ואת המוכנות. החובה שלכם זה לבצע את כל ההכנות, גם בהגנה וגם לכל דבר אחר שידרש. אנחנו במלחמת אין ברירה. זה לא משהו שאנחנו הזמנו. כפו עלינו מלחמה, אנחנו נתאחד, נתלכד, נפעל בכל מקום שנדרש וננצח במלחמה. हमारे तमाम सहयोगी लगातार वॉर जोन में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चूंकि ये मल्टी फ्रंट वॉर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इजरायली फोर्सेस जो गाजा की सीमा पर खड़ी हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन में इतनी देरी क्यों कर रही है? उसकी वजह यह है कि इजराइल कोलेटरल डैमेज और अपनी फौज जो उसकी है उसका नुकसान कम से कम चाहता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जो कवायद चल रही है वो कवायद हमास की जितना हो सके उतनी कमर तोड़ने की चल रही है। जो सप्लाईज हैं वो सप्लाईज एकदम काट दी गई हैं। आप सोचिए, बिजली, पानी से लेकर के सब कुछ वहाँ पर इजराइल से जाता था, वो पूरी सप्लाई बंद कर दी गई है। जो राफा क्रॉसिंग है वहाँ से भी जो सप्लाई है जितनी जा रही है वो इस लिहाज से जा रही है कि सिर्फ वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उन तक पहुँच सके, उससे हमास उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो अभी इजराइल की पूरी कवायद है हमास को जितना हो सके उतना कमज़ोर कर दे, ताकि जब वो ग्राउंड इन्वेजन करे तो उनको डैमेज कम से कम। और देखिए, कल हम एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ बैठे हुए थे इजराइल के, उन्होंने एक बात कही कि ये चॉइसलेस चॉइस है। चॉइसलेस चॉइस का मतलब अब कोई चॉइस नहीं है, बगैर गाजा में घुसे, बगैर इन्वेजन किए तो कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो होना ही होना है। लेकिन वो तरीका ये है कि वो इस तरह से होगा कि इजराइल को कम से कम नुकसान होगा, और वो तब होगा जब हमास की इतनी कमर टूट चुकी होगी कि अंदर घुसने पर हमास की ओर से कोई बड़ा प्रतिरोध सामने नहीं आएगा। और उसी के लिए हर फ्रंट पे हमास को कमजोर किया जा रहा है, सप्लाई लाइन से लेकर के एरियल अटैक जो वहां हो रहे हैं वहां तक। जी बिल्कुल। आशीष के पास भी चलेंगे, तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस बीच में हिजबुल्लाह जो है बार बार धमकी दे रहा है, उधर से अटैक भी हो रहे हैं मिसाइल के, इजराइल जवाब भी दे रहा है, लेकिन ये बात सच है कि ये हिजबुल्लाह जो वॉर फ्रंट खोलना चाह रहा है ये उतना एक्टिव नहीं है, तो ये हिजबुल्लाह रुक रुक के ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान कह रहा है इसलिए कर रहा है, और ये एक ईरान के कहने के अलावा वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती है। अगर भारतीयों को एक उदाहरण के तौर पर हम अपने दर्शकों को समझा सके, आप ये समझिए कि इजराइल जो हमास के साथ कर रहा है वो पाकिस्तान इंडिया वाला सीन है, LOC है यहाँ पर गाज़ा पट्टी इजराइल के बीच में, और जो नदन बॉर्डर पर है हिजबुल्लाह के साथ में, वो आप समझिए कि भारत और चीन के बीच में है। और ये मैं इसलिए भी उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हिजबुल्लाह थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है हमास के मुकाबले, लड़ाकों के मुताबिक, मिसाइल्स के मुताबिक, सभी के मुताबिक, लेकिन उतनी इंटेंसिटी वहाँ पर वॉरफेयर की वो नहीं है।
मैं एप्पल ऑरेंज शायद कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर जिस हमारे दर्शकों को समझने के लिए। दूसरी वजह आप समझिए, हिजबुल्लाह के जब उन्होंने शुरू की एक हफ्ते पहले अटैक्स इजराइल पर, इजरायली फोर्सेस ने बड़ी तादाद में वहाँ पर टैंक्स और फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। तो जो सरप्राइज वैल्यू होती है, जो शायद हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर पाता अगर इजरायली फोर्सेस जब भी कूच करती गाजा पट्टी की तरफ, वो सरप्राइज वैल्यू वो खो चुके हैं। लेकिन ईरान जरूर चाहेगा कि टू फ्रंट वॉर में इजराइल कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ईरान के ही इशारे पर हिजबुल्लाह जो है देरी कर रहा है, जो कि सवाल राजेंद्र देव की तरफ से पूछा गया था। आशीष, आपका बहुत धन्यवाद, और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया। सिवात सर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और राजेंद्र देव वॉर जोन से मौजूद है। एक और बड़ा अपडेट इजराइल हमास जंग से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है इजराइल की तरफ से। इजराइल के चैनल 13 ने यह बड़ा दावा किया है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, और जहां से देखिए इजराइल ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम यहां से हमास पर अटैक करेंगे और इसे पूरे तरीके से तबाह कर देंगे। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी, लेकिन इंतजार है एक ऑर्डर का, नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सिवात सर मौजूद हैं। सर देखिए, ये हम लंबे समय से सुन रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो गाजा में घुसकर अटैक करेगा, लेकिन क्या इजराइल के पास कोई और विकल्प है? और जितना देरी इस ग्राउंड ऑपरेशन में हो रही है, इसका सीधा फायदा आपको क्या लग रहा है कि हमास को मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो पूजा, सच्चाई ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि हमास के अंदर या गाजा पट्टी के अंदर घुसे और उसको रजिस्टेंस मिले और कोलेटरल डैमेज से पैलेस्टाइनियन की ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हों। वो चाहता है कि जब घुसे तो उससे पहले इसका रजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो रखा हो, और इसीलिए वो हमास के जो ठिकानों पे अभी स्ट्राइक कर रहा है, रॉकेट से भी, मिसाइल से भी और एयर पार से। वो जल्दबाजी नहीं करेगा, कब घुसना है वो अपने टाइम में लगाएगा। दो तरफ से इजराइल है, एक तरफ से उसका समुद्र है, वो सोच के करेगा। अब बात आती है कि क्या होगा इन हॉस्टेजेस का, ये भी एक बड़ा रीज़न है। वो नहीं चाहता जल्दबाजी, क्योंकि अभी भी 200 के करीब हॉस्टेजेस हैं। और तीसरा, वो चाहता है कि किसी तरीके से जो सिविलियंस हैं वो वहाँ से निकलें, क्योंकि सिविलियन की कैजुअल्टी होती है तो वो भी एक सेटबैक हो सकता है इजराइल के लिए। मगर हमास उनको जाने नहीं दे रहा। मुझे लगता है ग्राउंड अटैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपने कंप्लीटली हमास को बर्बाद करना है। मगर इजराइल इसकी जल्दबाजी नहीं करेगा। जब अंदर घुसेगा, जब तक हमास की कमर टूटी होगी, और फिर लास्ट जो असॉल्ट होगा वो अंदर जाके किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हिजबुल्लाह जो है वो इमीडिएटली इसके अंदर आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और हिजबुल्लाह के लिए इजराइल ने पहले ही रणनीति बना ली है। क्या ईरान इसके अंदर आ सकता है? हाँ, ईरान आ सकता है, मगर इसके लिए अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में लगा रखे हैं, जो 28 से 30 की शिप हैं, 15,000 के करीब उसके दस्ते हैं। तो मुझे लगता है ईरान को भी मालूम है अगर वो इस लड़ाई के अंदर आता है तो उसको भारी नुकसान होगा। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान इमीडिएटली आ सकता है। मुस्लिम वर्ल्ड सिंपैथी और सपोर्ट देगा, पर कोई भी चीज ऐसा नहीं करेगा। और कुल मिलाकर सर, इसकी जो सिंपैथी है, जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी सिविलियंस की, और इसकी सीधी सिंपैथी हमास को कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। एक और जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। राजेंद्र देव वॉर जोन से आपको अपडेट देंगे। बिल्कुल पूजा, लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा से दक्षिणी लेबनान तक और बल्कि सीरिया तक इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। और ताजा खबर दक्षिणी लेबनान से है, वहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके खत्म हो गए हैं और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को तबाह किया है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में बॉम्बिंग करके लगातार स्ट्राइक इजरायली एयरफोर्स की। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। यह ताजा अपडेट। वापस आपको पूजा के पास स्टूडियो लिए चलते हैं। बैक टू यू पूजा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सिवात सर मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और सभी सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, इस वक्त जो परिस्थिति है वो इस तरीके की चल रही है कि इजराइल जो है लगातार इस कोशिश में है कि भाई हमें गाजा से ग्राउंड अटैक तो करना है, तैयारी पूरी है, लेकिन इंतजार है सिर्फ नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इसी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, जो काम रूस नहीं कर सका, चीन नहीं कर सका, क्या वो काम मिडिल ईस्ट करने वाला है? क्या मुस्लिम वर्ल्ड ने इजराइल का कवच बने अमेरिका की काट निकाली है? जिस तेल पर वेस्टर्न पावर्स अपनी तरक्की वाली गाड़ी को दौड़ाते रहे हैं, क्या खाड़ी के देशों ने उसे पटरी से उतारने का कोई इंतजाम कर लिया है? इजराइल तो मुस्लिम जगत के सामने
सीना तान कर खड़ा है। लेकिन फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश किस बात से डर रहे हैं? क्या ऑयल बम वाकई फटने वाला है? देखिए रिपोर्ट। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया को महायुद्ध के करीब धकेलती गाजा की लड़ाई के बीच ईरान यलगार के लिए तैयार है। इजराइल के साथ खड़े वेस्टर्न वर्ल्ड को ये रईसी के मुल्क की सबसे बड़ी ललकार है। इधर ईरान ने दुनिया को अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस और किलिंग ड्रोन की पावर दिखाई। उधर उसके सुप्रीम लीडर अली खामनेई का 4 साल पुराना बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बुजुर्गान अमेरिकाई रोशन करें। हमारे लिए अमेरिका की मौत का मतलब अमेरिका के शासकों की मौत है। हमारा मतलब उनकी मौत से है जो अमेरिका की सत्ता चला रहे हैं। गुरुही के दरीद इदारे में कोनी किशवरतुन रो। हुंकार अमेरिका के रॉक सॉलिड सपोर्ट वाला इजराइल भी भर रहा है। जिस हमास के समर्थन में ईरान, इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों की साझा ताकत से टकराने का हौसला दिखा रहा है, उसे नेतन्याहू के कमांडर चुटकियों में मसलने की बात कर रहे हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं है और गाजा के भीतर से कोई खतरा नहीं है। इसमें एक दिन, एक हफ्ता और एक महीना नहीं लगने वाला। इन बारूदी धमकियों का अंजाम जानते हैं आप? एक ऐसी जंग जिसकी मिसाल मुश्किल है। अगर इजराइल और हमास की लड़ाई खिंची या दूसरे देशों तक फैली तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर होंगी और इकोनॉमी पाताल में होगी। किसी एक या दो का नहीं, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों का यही हाल है। हम जो कह रहे हैं आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 6 अक्टूबर को एक बैरल तेल का दाम $84.58 था, जो 9 अक्टूबर को बढ़कर $88.15 प्रति बैरल हो गया। 13 अक्टूबर को कच्चे तेल का भाव $90.89 प्रति बैरल हुआ। 18 अक्टूबर को इसने फिर छलांग मारी और $91.5 प्रति बैरल हो गया। 20 अक्टूबर को यह $93.36 प्रति बैरल तक पहुंच गया। मतलब ये कि गाजा की जंग इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत अब तक 10.38% बढ़ा चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर लड़ाई खिंची या इसका दायरा बढ़ा तो तेल के दाम में इजाफे का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया और दोनों देशों में आपस में गोलाबारी हो रही है, जब से तेल की कीमतें लगातार ऊपर हैं और तेल के जो बाजार हैं उसको लेकर बहुत एंग्शियस है, बहुत चिंतित हैं और उनको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये युद्ध जो है अभी तक तो हमास में और इजराइल में है, ऐसा ना हो ये आगे फैल जाए और इसकी गिरफ्त में पूरा मध्य पूर्व, पूरा पश्चिम एशिया आ जाए। यही कारण है कि तेल की कीमतें जो हैं उसमें आप थोड़ा बहुत उबाल देख रहे हैं, थोड़ी उसमें एंग्जाइटी देख रहे हैं। इस डर के पीछे मध्य पूर्व का इतिहास है, क्योंकि वहां की हर चिंगारी तेल में आग लगाती रही है। यह सिलसिला 5 दशक पुराना है। 6 अक्टूबर 1973 योम किप्पुर वॉर। इजिप्ट और सीरिया के हमले से शुरू हुई इस जंग में भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था। इससे भर के मुस्लिम देशों ने तेल का दाम करीब 70% तक बढ़ा दिया। इजराइल को मिल रहे अमेरिकी समर्थन से भड़के मुस्लिम देशों को सऊदी अरब लीड कर रहा था।
उसके कहने पर ही मुस्लिम देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही तेल का दाम 70% तक बढ़ गया। सिर्फ 20 दिन चली इस लड़ाई में इजराइल जीत जरूर गया, लेकिन इसके अंजाम ने पूरी दुनिया को लंबे समय तक परेशान रखा। मार्च 1973 में जो तेल $25.3 प्रति बैरल था, वो जनवरी 1974 तक $66.78 प्रति बैरल तक पहुंच गया, यानी करीब 2.5 गुना से भी ज्यादा। सिर्फ 6 साल के बाद 1979 में ईरान में क्रांति हुई, रजा शाह पहलवी की गद्दी गई, ईरान इस्लामिक गणराज्य बना, सत्ता अयातुल्लाह खुमैनी के हाथ में आई और 1980 में ईरान अपने पड़ोसी इराक से भिड़ गया। इसकी चोट पूरी दुनिया पर पड़ी। जनवरी 1979 में जो तेल $66.91 प्रति बैरल था, वो मई 1980 तक बढ़कर $148.64 प्रति बैरल हो गया, यानी करीब 2 गुने से भी ज्यादा। बाद में हालात सुधरे, लेकिन 1990 से 1991 के बीच हुए पहले खाड़ी युद्ध में भी तेल ने छलांग वाला इतिहास दोहरा दिया। जून 1990 में तेल $40.44 प्रति बैरल था, लेकिन 4 महीने बाद यानी 1990 आते आते ये $81.24 प्रति बैरल हो गया, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। पहला खाड़ी युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया अपनी जेब की सलवटें दुरुस्त कर रही थी कि मार्च 2003 में दूसरा खाड़ी युद्ध हो गया। कुवैत पर इराक के हमले के बाद अमेरिका को लगा कि अगर सद्दाम ने सऊदी अरब पर भी कब्जा कर लिया तो तेल का एक बड़ा इलाका उसके हाथ से निकल जाएगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसीलिए अपने हितों की हिफाजत के लिए अमेरिका ने इराक को मिट्टी में मिला दिया। इसमें सिर्फ इराक ही तबाह नहीं हुआ, पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल गई। जनवरी 2003 में जो तेल $56.77 प्रति बैरल था, वो जुलाई 2006 में $112.49 प्रति बैरल हो चुका था। 2010 में अरब वर्ल्ड में लगी क्रांति की आग के बीच भी तेल ने ऐसे ही रंग दिखाए थे, और अब इजराइल और हमास की जंग इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में तेल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर अमेरिका, भारत, चीन और जापान जैसे तमाम देशों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बात हो रही है जंग की, क्योंकि जंग चाहे रूस की हो या यूक्रेन की और हमास या इजराइल की, भारत किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन सतर्क भारत को भी रहना होगा, क्योंकि लड़ाई अगर खिंच गई तो इसके साइड इफेक्ट्स अपने देश पर भी नजर आ सकते हैं। अगर किसी भी वजह से तेल की सप्लाई लाइन टूटी तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम रातों रात चढ़ जाएंगे। यह स्थिति भारत की परेशानी बढ़ा सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत के पास इसका कौन सा तोड़ है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। गाजा पर गिरने वाले बारूद का हर कतरा मुस्लिम वर्ल्ड का गुस्सा भड़का रहा है। इजराइल को वेस्टर्न वर्ल्ड का समर्थन अरब देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है, और हमास की नाकाबंदी पर ईरान का क्रोध अब उबाल खा रहा है। जंग का पर्दा अपनी तरफ झुकाने के लिए रईसी का प्लान तैयार है। ऑयल बम अब फटने को बेकरार है। ऑयल बम का ट्रिगर कौन दबाने वाला है? ऑयल बम कहां कहां तबाही लाने वाला है? किस किस को खून के आंसू रुलाने वाला है? जवाब आगे देंगे। पहले बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में 1 बैरल कच्चे तेल का दाम $10 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल यह है कि तेल के दाम में इजाफे का सिलसिला कब खत्म होगा? तेल के दाम में इजाफे के लिए कौन जिम्मेदार है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं या जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं? यह तय था कि लड़ाई छिड़ी है तो इसकी जद में ग्लोबल ऑयल ट्रेड को भी आना ही है, क्योंकि दुनिया को करीब 1/3 कच्चे तेल की आपूर्ति वही मिडिल ईस्ट करता है, जिसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को तेल सप्लाई रोकने की मांग उठाकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। इस्लामिक देशों की बैठक में ईरान ने इजराइल को तेल सप्लाई रोकने की मांग रख दी। इजराइल को सबसे ज्यादा तेल
कजाकिस्तान, अजरबैजान, अफ्रीकी देश और ब्राजील देते हैं, लेकिन ये सारे देश ईरान की बात मानेंगे ये पक्के तौर पर कह पाना मुश्किल है। ऐसे में तेल की सप्लाई होती रहे और कीमतें कंट्रोल में रहें, इसके लिए अमेरिका ने पैंतरा चल दिया। इसके बारे में बताने से पहले बात उन फैक्टर्स की जो तेल की कीमत में आग लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर ईरान पर लग रहा हमास की मदद का इल्जाम साबित होता है तो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस सूरत में तेल की कीमतें बढ़ना तय हैं। एक दूसरा फैक्टर सऊदी अरब का भी है। अगर सऊदी अरब तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है तो भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ये भी तय है कि अगर गाजा की जंग का दायरा बढ़ता है तो भी तेल की कीमतों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका असर हर उस मुल्क पर पड़ेगा जिनकी तरक्की के पहिए इंपोर्टेड तेल पर घूमते हैं। इसमें सुपर पावर अमेरिका से लेकर भारत और चीन तक यानी सब शामिल हैं। भारत तो ऑयल इंपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। भारत रोज 4.68 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 5% है, लेकिन ये भारत की घरेलू जरूरत का 85% है। तेल का दाम अभी भले ही $93 के पार है, लेकिन इजराइल और हमास की जंग के बाद के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि ये $100 के भी पार पहुंच सकता है। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत अगर $1 भी बढ़ती है तो भले ही ये देखने में छोटा बदलाव लगता हो, लेकिन भारत जैसे मुल्क की इकॉनमी पर इसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि $1 के भी बदलाव से भारत के आयात बिल पर 800 से लेकर 1000 करोड़ तक का भार बढ़ जाता है। इसलिए तेल के दाम चाहे किसी भी वजह से बढ़े, इकॉनमी पर बैड इंपैक्ट सीधा नजर आएगा। रोजगार के मौके घट जाएंगे और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। तेल के दाम बेतहाशा बढ़े तो इकॉनमी का भट्ठा भी बैठ सकता है। हम लोग 86% तेल जो है उसको आयात करते हैं, तो आप और दुनिया में जो है हम तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तेल की कीमत जो है वो $4 पर बैरल बढ़ जाती है या $5 पर बैरल बढ़ जाती है या आने वाले समय में $10 पर बैरल बढ़ जाती है, तो हमारे लिए तो आर्थिक चुनौतियां और आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। अगर तेल की कीमत ऊपर जाती है, चाहे आप किसान हो, चाहे वो आप उद्योगपति हों, चाहे घर में खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर यूज़ करने वाली एक महिला हो, या आप उद्योगों में यूज़ करने वाले प्राकृतिक गैस के उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सबके ऊपर इसका असर पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो बड़ी चिंता का विषय है। यह खतरा सिर्फ भारत पर नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग ने अगर तेल के दाम में आग लगाई तो सबका बटुआ ढीला होगा। अमेरिका रोज 19.89 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 20% है। चीन रोज 15.27 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 16% है। रूस रोज 3.67 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। ये वर्ल्ड के कुल ऑयल इंपोर्ट का 4% है, जबकि जापान डेली 3.41 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। ऑयल इंपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी करीब 4% है।